पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमने बीच में इसको थोड़ा-सा छोड़ दिया था। व्यूज़ नहीं आते थे इसलिए मैंने इनको कम कर दिया था। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो आधा चैप्टर हुआ था वो ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, वो आधा हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, इनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो चावल है वहाँ तक पढ़ लिया था एग्रीकल्चर में। अब हम गेहूँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और सस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो जब गेहूँ कैसे मतलब गेहूँ उगाते हैं तो उसके टाइम में क्या है, मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और मीडियम टेम्परेचर और वर्षा। ठीक है, और फसल सस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई। एक चित्र दिया हुआ है गेहूँ का सस्य कर्तन, फसल की कटाई हो रही है, लेकिन कटाई के समय तेज धूप चाहिए होती है। इसका विकास सुअववाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो किसमें ये अच्छे से होता है, जो दुमट मृदा होती है उसमें ये अच्छे से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो इनमें सबसे इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, ठंड में उगाते हैं क्योंकि देखिए मीडियम टेम्परेचर चाहिए इसको, लेकिन जब कटता है तो तेज़ धूप चाहिए, तो इसको हम सर्दियों में उगाते हैं। ठीक है, मिलेट क्या होता, मिलेट जो बाजरा होता है, तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। अब आपने सुना होगा मोटे अनाज, तो मिलेट जो होता है मोटे अनाज में आता है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। तो कैसी मृदा चाहिए, जैसे कम उपजाऊ मृदा होती है जैसे रेगिस्तान में, उधर भी उग जाता है। ठीक है, जो बलुई मृदा होती है उसमें। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, हमें कम वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है या मीडियम। ठीक है, और पर्याप्त सूर्य प्रकाश चाहिए होता है। अब देखिए राजस्थान की विशेषताएं है ना, कम वर्षा होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए, ये सब होता है। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, भारत में ज्वार बाजरा और रागी उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं। यहाँ पे इन कंट्रीज़ में भी होता है। अब मक्का देखें। ठीक है, साथ सामने फोटो भी दी हुई है मक्के की कृषि। मक्का क्या है, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो मीडियम टेम्परेचर चाहिए है, मीडियम वर्षा चाहिए और अधिक धूप चाहिए। तो देखिए जो मक्का होता है उसके लिए हमें टेम्परेचर मीडियम चाहिए। ठीक है, मीडियम वर्षा चाहिए और अधिक धूप चाहिए। इसे सुअववाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का जो है वो उपजाऊ मृदा में होता है। मक्का कहाँ होता है, उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, चीन, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें हम क्या पढ़े, तो क्वेश्चंस कैसे आता है कि डिटेल पूछ लेंगे कि जैसे कि इस फसल के लिए हमें मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअववाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है और ये इन देशों में उगाया जाता है। तो हम किस फसल के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको सिमिलर लगेंगे, इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। इधर लिखा है, क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। सब जानते हो कि कॉर्न भी बोलते हैं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए है, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए होते हैं और तेज चमकीली धूप चाहिए होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। तो काली और जलोढ़ मृदा में कपास होती है। ठीक है, इसलिए उधर की साइड होती है, महाराष्ट्र वगैरह की साइड। ठीक है, तो जहाँ पे काली मृदा या जलोढ़ मृदा होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो कपास आपको पता होगा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए यूज़ होता है। पटसन, ठीक है, इसको सुनहरा रेशा भी के रूप में भी जाना जाता है पटसन को। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। तो देखिए पटसन जो है, पटसन को हम बोलते हैं सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। तो ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से होती है पटसन। ठीक है, और इसमें हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए है। ये फसल क्या है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए विशेषताएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हैं कि हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा वर्षा, आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो वहीं पटसन होता है। भारत और बांग्लादेश जो है वो पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी, इसके लिए क्या है, गर्म आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है।
एक तो गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। सुअव्वाहित मतलब अच्छे से उसमें अव्वाह होना चाहिए, ठीक है। दोमट मृदा की आवश्यकता होती है इसके लिए। ये फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। तो पर्वतीय ढाल पे देखिए, अब चाय कॉफ़ी ज़्यादा होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ये देख लेते हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनेक अनोखी उछल कूद हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो इस तरीके से एक स्टोरी थी कि ऐसे कॉफ़ी का पता चला। अब चाय देखिए, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअव्वाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो चाय है वो बागानों में उगाते हैं, जो बाग होते हैं, ठीक है। और पेय फसल है, ठीक है। चाय को पीते हैं सब लोग। तो क्या होता है कि इसकी काफ़ी कोमल पत्तियां होती हैं, ठीक है। उनको उनकी वृद्धि के लिए क्या है, ठंडी जलवायु चाहिए है। और क्या है, वर्ष भर मतलब एक सी वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। अ, उच्च वर्षा होनी चाहिए, मतलब एक समान पूरे साल, ठीक है। और सुअव्वाहित दोमट मृदा चाहिए और मंद ढाल चाहिए। तो देखिए, ज़्यादातर चाय भी ऐसे पर्वतों में ही होती है और उसके लिए बहुत सारे श्रमिक चाहिए होते हैं क्योंकि पत्तियां तोड़ते हैं उनकी। अब देखते हैं कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके खाने की मांग भी बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर को के उत्पादन को भी बढ़ाने की दिशा में काम किया जाता है, उसे कृषि विकास कहते हैं। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कभी कभी आप देखना प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर करंट के भी होते हैं। तो आपको कहीं भी एग्रीकल्चर मिले तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बोल रहे हैं कि कृषि विकास हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या है, जो क्षेत्र बोते हैं उसको विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। बोए क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फसलें बो सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, ठीक है, सिंचाई की अच्छी सुविधा करके, उर्वरक डाल के या उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके हम कृषि विकास कर सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। तो देखिए, इसमें क्या है, मशीनीकरण भी करके कृषि विकास कर सकते हैं और इसका चरम लक्ष्य है, हमें खाद्य सुरक्षा बढ़ानी है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतम गहन कृषि करते हैं। तो देखिए, जो ये बोल रहे हैं, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से है, मतलब अलग अलग, कहीं बहुत डेवलप हुई है एग्रीकल्चर, कहीं पे नहीं हुआ है। तो अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिक गहन कृषि करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होती है, गहन कृषि ज़्यादा होती है, मतलब छोटे क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे लोग लगा के, चीज़ें लगा के गहन कृषि होती है। जहाँ छोटी जोतों पर समांतर जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, मतलब उनकी जोत, मतलब जो ज़मीन होती है वो छोटी होती है। और क्या है, मतलब अपने जीने के लायक वो उसमें फसल उगाते हैं, उसको अपने लिए ही यूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब बाजार में नहीं बेचते। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर बहुत बड़ी लैंड होती है एग्रीकल्चर की, यूएसए में, कनाडा में, मतलब एक पर्सन की। तो वो क्या है, वो वाणिज्यिक यूज़ के लिए, मतलब बेचने के लिए उसको उगाते हैं। आओ हम दो फर्मों, एक भारत दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। पहले ये देखते हैं, क्या आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हम पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। मतलब खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, देखिए, जब होता है कि इंसान जो है वो पूरी तरीके से काम कर सके और अच्छा जीवन जी सके, उसे इतना आहार, मतलब पर्याप्त आहार मिल सके, ठीक है, और सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उसे मिल सके, तो उसे कहेंगे खाद्य सुरक्षा है। अब देखिए, भारत का एक फार्म उत्तर देखिए, भारत का एक फॉर्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है, जिसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है।
उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें समानतः गेहूँ, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, यद्यपि उसके कुछ कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसमें वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। देखिए स्टोरी है इसलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ, उसमें कुछ समझने वाला है नहीं। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों से परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी-कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो देखिए भारत के एक आप कंपैरिजन कर सकते हैं भारत के खेत और नीचे दिख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, तो वो कितना बड़ा है फार्म और भारत का खेत कितने छोटे छोटे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया में एक किसान के पास कितनी कम ज़मीन होती है, उसके लिए भी उसे कई सारे ऋण लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान समानतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरेन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसके पास पर्याप्त पर्याप्त पोषक है या नहीं, मतलब उसमें ठीक है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे अपने खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विभिन्न संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं तथा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि खेतीहर किसान की तरह। तो बता रहे हैं कि अमेरिका में देखिए बड़े ज़मीन पे खेती करता है एक किसान। ठीक है, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे आधुनिक तरीके से वहाँ खेती होती है। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि होती है। भारत में क्या है, बहुत छोटे खेत हैं। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर है जीविकोपार्जन, मतलब उनके लिए कृषि होती है। ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए, और इतने ज़्यादा आधुनिक तरीके से नहीं होती है। ये डिफरेंस है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।